नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये हमारी क्लास जो है महासंग्राम क्लास होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी के पेपर नंबर 3 का वीडियोज़ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और ना ही साथ उसकी कोई सीरीज़ मिल पा रही है। तो इसलिए यह वीडियो खासकर आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। ठीक है, बात करें इसमें हम केवल अति लघुत्तरीय प्रश्न को कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये सारे प्रश्न पसंद क्या मतलब पढ़ना तो ही पड़ेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, चीज़ें समझ में आती हैं और पढ़ने में मज़ा आता है, तो आपको कमेंट में लिखना होगा पार्ट 2। अगर आप पार्ट 2 लिखेंगे तो मैं क्या करने वाला हूं कि आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न के भी एक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के भी एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो वो आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग कैसे कमेंट करते हैं नहीं करते हैं, कितनी संख्या में कमेंट करते हैं। ठीक है, एक दो करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए लोग देखते हैं हजार हजार की संख्या में व्यूज चला जाता है, बट पता लगता है कि 10 कमेंट 5 कमेंट, तो हजार की संख्या में 10-5 कमेंट क्या मतलब होता है? कुछ नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पेपर नंबर 3 का नाम दिया गया है वो दिया गया है भारतीय साहित्य। क्या दिया गया है? भारतीय साहित्य। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट जो है हिंदी है, तो आपको उठा वहाँ का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और सिलेबस में एक बार जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 3 का नाम हिंदी या भारतीय साहित्य है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 1 या पेपर नंबर 2 का नाम तो नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो पिछले 3 वर्षों में पूछे गए हैं प्रश्न, उन्हीं से संबंधित ही आपका पूरा वीडियो है। वही प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और मैं आपको उनका आंसर भी बताऊंगा कि आपको आंसर उनका कैसे देना था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए थे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंदिरा गोस्वामी को मामूरे धारा तरुवाल उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो भैया आप लिखेंगे 1982 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था इंदिरा गोस्वामी जी को। ठीक है, कौन से लेखन पर, कौन से उपन्यास पर उनके? तो आप बताएंगे मामोरे धारा तरुवाल। ठीक है, ये आपकी इनका जो है उपन्यास था इंदिरा गोस्वामी जी का, उसी के ऊपर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 ईस्वी में दिया गया था। वहीं पर दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है इंदिरा गोस्वामी का जन्म कब हुआ था? तो आप लिखेंगे 14 नवंबर 1942 ईस्वी को दक्षिण कामरूप के आमरांगा। ठीक है, कहाँ? आमरांगा में हुआ था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्या तारीख याद रखनी है कि 14 नवंबर 1942 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दक्षिण कामरूप के आमरांगा में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बता देना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि अविस्मरणीय यात्रा नामक कहानी की लेखिका कौन है? तो आप लिखेंगे भैया कौन है? इंदिरा गोस्वामी जी हैं। अब यहाँ पर लेखिका लिख करके इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि लेखिका से ये पता चल रहा है कि कोई लेखक नहीं होगा, कोई लेखिका ही होगी। ठीक है, तो एक हिंट मिल जा रहा है हम लोगों को। तो आप यहाँ पर लिख देंगे इंदिरा गोस्वामी जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी का मूल विषय क्या है? ठीक है, जो एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी लिखी गई थी उसका मूल विषय क्या था? तो आपको यहां पर बताना होगा क्या है भैया? आतंकवाद। इसका मूल विषय था आतंकवाद को बताना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो आप लिखेंगे 7 मई 1861 ईस्वी में कोलकाता के, ठीक है, जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। कहां पर हुआ था? जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में इनका जन्म हुआ था। आप आराम से बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट इसमें यही दो चीज है कि जन्म कब हुआ था? 7 मई 1961 ईस्वी को कोलकाता के जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता देना रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है गोरा उपन्यास की रचना कब हुई? तो आप लिखेंगे 1909 ईस्वी में टाइगोर ने पोतीसर में की थी। कहाँ पे की थी भैया? टैगोर जी ने पोतीसर में 1909 ईस्वी में गोरा नामक उपन्यास की रचना की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका जवाब देना होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है गोरा उपन्यास की विषय वस्तु क्या है, मतलब क्या इसमें बताया गया था? तो आप लिखेंगे हिंदू धर्म की बुराई के विरुद्ध नवोदित ब्रह्म समाज के बीच का द्वंद्व। मतलब बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म जो है उसके हिंदू धर्म की बुराई के विरुद्ध, मतलब जो हिंदू धर्म की लगातार बुराइयां हो रही हैं उसके विरुद्ध। ठीक है, उसके विरुद्ध मतलब खड़े हुए इन्होंने। और नव उदित ब्रह्म समाज, मतलब कि नव उदित का मतलब हुआ नया,
जो उदय में आ रहा है ब्रह्म समाज, उनके बीच जो द्वंद्व आपको देखने को मिल रहा है उसी के बारे में गोरा नामक उपन्यास में बताया गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है टैगोर की मृत्यु कब हुई थी भैया, तो आप लिखेंगे 7 अगस्त 1941 ईस्वी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? टैगोर जी की। ठीक है, तो ये वैसे भी आपको टैगोर जी की जो है मृत्यु के बारे में और साथ ही साथ आपको टैगोर जी के जन्म के बारे में, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्मल व्यक्ति भी पूछ ले रहा है क्योंकि इनका एक जो रचना था क्या था, जनगण मन अधिनायक, जो कि हमारे यहाँ राष्ट्रगान कहा जाता है। ठीक है, इसकी रचना इन्होंने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। तो इस वजह से आपको ये 3 प्रश्न जरूर याद रखने चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मई 1961 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अगर आप पूरा जोड़ा साँको ठाकुरबाड़ी नहीं बता पाते हैं तो कोलकाता आप याद ही रखिए, और कोलकाता में पश्चिम बंगाल में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। कब हुई थी? 7 अगस्त 1941 में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं जनगण मन अधिनायक के रचनाकार कौन है, तो आपको सभी को पता है भैया कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, क्या अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार कौन थे? तो कौन थे? टैगोर जी थे। तो चाहे आप भारत के राष्ट्रगान की बात करें और चाहे आप बांग्लादेश के राष्ट्रगान की बात करें, दोनों जगह के जो राष्ट्रगान के लेखक थे वो कौन थे? आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद टैगोर ने किस उपाधि को त्याग दिया। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद टैगोर जी ने एक उपाधि अपनी त्याग दी थी, और वो कौन सी उपाधि थी? तो आप यहाँ पर लिखेंगे नाइटहुड की उपाधि इनको प्राप्त हुई थी, और उसको इन्होंने क्या कर दी भैया? त्याग दी, उसको इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जी शंकर कुरूप का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप लिखेंगे गोविंद शंकर कुरूप का जन्म जो है 5 जून 1902 ईस्वी में केरल के, ठीक है, केरल के नायतोट्ट गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरल के नायतोट्ट गांव में हुआ था। नाम आपको गांव का याद रखना है केरल में। अगर मान लीजिए गांव का नाम नहीं याद है आपको तो केरल तो जरूर याद रखिए कि 5 जून 1902 ईस्वी में केरल में हुआ था। और जी शंकर कुरूप का पूरा नाम गोविंद शंकर कुरूप था। ठीक है, गोविंद शंकर कुरूप इनका पूरा नाम था। अगला प्रश्न इसी पर पूछ रहा है जी शंकर कुरूप को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आप लिखेंगे कविता संग्रह कौन सी थी उनकी? विश्व दर्शनम। ठीक है, विश्व दर्शनम के लिए 1963 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप, जिनका नाम गोविंद शंकर कुरूप था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है किस रचना पर गोविंद शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला भैया, तो आप लिखेंगे ओटक कुशल। ठीक है, क्या? ओटक कुशल अर्थात बांसुरी पर इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ओटक कुशल या फिर आप कह सकते हैं बांसुरी, इस पर इन्हें पहला क्या हुआ था भैया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि सीताकांत महापात्र का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, किसका पूछ रहे हैं? सीताकांत महापात्र का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो आप लिखेंगे भैया 17 सितंबर 1937 ईस्वी में केंद्रपाड़ा जिला उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केंद्रपाड़ा। ठीक है, केंद्र नहीं है, केंद्रपाड़ा। हाँ, केंद्रपाड़ा है, केंद्रपाड़ा जिला उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सीताकांत महापात्र को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया भैया, तो सीताकांत महापात्र जी को क्या किया गया था? कविता संग्रह, क्या नाम थी भैया? शब्दरा आकाश। क्या? शब्दरा आकाश, शब्दों का आकाश आप कह सकते हैं, इसका हिंदी अर्थ निकालें तो। इसके लिए 1974 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? सीताकांत महापात्र जी को। ठीक है, आप इनकी जो कविता थी, कविता संग्रह थी, उसका नाम जरूर याद रखिएगा। क्या है? शब्दरा। क्या है? शब्दरा आकाश, मतलब शब्दों का आकाश इसका अर्थ होता है, जिसके लिए इनको 1974 ईस्वी में सीताकांत महापात्र जी को जो है क्या दिया गया था भैया? कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इतनी बार मैं बोल दे रहा हूं तो आपको वैसे चीजें याद हो जानी चाहिए। अगर नहीं याद हो रही तो एक बार 2 बार आप वीडियो और देख लीजिएगा, आपको चीजें आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है सुनील गंगोपाध्याय। ठीक है, सुनील गंगा उपाध्याय का जन्म कब हुआ था भैया, तो आप लिखेंगे सुनील गंगा उपाध्याय का जन्म 7 सितंबर 1934 ईस्वी में
फरीदपुर, ठीक है, अब कहाँ में है, वो बांग्लादेश में है भैया, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किसका हुआ था, सुनील गंगा उपाध्याय का। ठीक है, या गंगा उपाध्याय आप कह सकते हैं इस तरीके से। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सुनील गंगोपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी भैया, तो सुनील गंगोपाध्याय की मृत्यु 23 अक्टूबर 2012 कोलकाता या फिर आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में हुई थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता है वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सुनील गंगोपाध्याय को सरस्वती सम्मान कब मिला, तो आप लिखेंगे 2004 ईस्वी में सुनील गंगोपाध्याय जी को सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कन्नड़ दासन का जन्म कब हुआ था भैया, तो आप लिखेंगे 24 जून 1927 ईस्वी को। कहां पे हुआ था, सिरकुदालपति तमिलनाडु में हुआ था। कहां पे हुआ था, सिरकुदालपति तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। किसका हुआ था, ठीक है, कन्नड़ दासन जी का जन्म हुआ था 24 जून 1927 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कविराज या फिर कह सकते हैं कवि अराशु। ठीक है, कवि अराशु के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आप यहां पर लिखेंगे कविराज या फिर कवि अराशु। ठीक है, कवि अराशु के नाम से कन्नड़ दासन जी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आपको यहां पर बताना रहेगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कन्नड़ दासन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आप लिखेंगे भैया चेरमान कादली। ठीक है, क्या है, चेरमान कादली नामक उपन्यास के लिए उन्हें 1980 ईस्वी में क्या हुआ था भैया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था, कन्नड़ दासन जी को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि कन्नड़ दासन का मूल नाम क्या था, तो कन्नड़ दासन जी का मूल नाम क्या था भैया, मुथैया था। क्या था, मुथैया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूछे भी गए हैं और एक एक लोगों से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको यहां पर एक एक चीजों को रट लेना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 100 प्रश्न होंगे, 90 से 100 प्रश्न के बीच में होंगे, तो आपको इनको क्या करना है, एकदम से रट लेना है। अगर आपको रटना नहीं आता है तो आप इसी वीडियो को 2-3 बार देख डालिए भैया, सारे के सारे प्रश्न आपके रट जाएंगे। अगला प्रश्न इसी पर पूछ रहा है हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया, मतलब बोल रहे हैं जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसको सिद्ध सामंत काल के नाम से किसने संबोधित किया, तो आप लिखेंगे महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने जो है क्या किया था, हिंदी साहित्य के जो आदिकाल था उसको उन्होंने सिद्ध सामंत काल के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय साहित्य का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है, तो आप लिखेंगे भैया भारतीय साहित्य का आदि ग्रंथ हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, उसी को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहे हैं कि बांग्ला साहित्य की प्रमुख बोलियां बताइए। ठीक है, बांग्ला साहित्य की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, तो आप लिखेंगे इसकी प्रमुख बोलियां निम्नलिखित हैं, जिसमें से आता है पश्चिमी, दूसरा आता है दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी। ठीक है, और अगला आता है आपका राजबंगसी। ठीक है, क्या है, राजबंगसी, और उसके बाद पूर्वी। इस प्रकार से इतनी बोलियां हैं जो बांग्ला साहित्य में आती हैं, तो इनका नाम आपको यहां पर याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बांग्ला साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों का नामोल्लेख कीजिए, मतलब बांग्ला साहित्य में कौन कौन से ऐसे साहित्यकार हुए हैं, मुख्य साहित्यकार, उनके नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आप लिखेंगे बांग्ला साहित्य के प्रसिद्ध प्राचीन साहित्यकारों में भक्ति कवि क्या नाम है इनका, चंडीदास है। ठीक है, चंडीदास जी आ जाते हैं, चैतन्य और महाप्रभु आते हैं। ठीक है, ये कौन से आते हैं, भक्ति कवि में आते हैं, चंडीदास जी आते हैं पहले, चैतन्य महाप्रभु दूसरे, ये दो लोग आ जाते हैं। फिर बोल रहे हैं कि आधुनिक काल में बात करें तो बांग्ला साहित्य के प्रमुख साहित्यकार में कौन से आते हैं, ताराचंद्र जी। ठीक है, उसके बाद राजा राम मोहन दास, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर, फिर उसके बाद शरत चंद्र आदि नाम जो हैं ये सभी लोग किस में आ जाते हैं आपके भैया, तो ये सभी आधुनिक काल में बांग्ला साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में ये लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो आधुनिक काल में आपके इतने सारे नाम हैं, लेकिन वहीं पर भक्ति काल की बात करें तो आपको 2 नाम देखने को मिलते हैं, चंडीदास और दूसरा चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो ये आपको नाम यहाँ पर याद रखना है बांग्ला साहित्य से। ठीक है, बांग्ला नहीं, बंगला साहित्य। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, संस्कृति का श्रेष्ठ नाटककार किसे कहा जाता है? ठीक है, संस्कृत का श्रेष्ठ नाटककार किसे कहा जाता है? तो आप लिखेंगे संस्कृत का श्रेष्ठ नाटककार राजशेखर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजशेखर जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, भरत मुनि के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। तो भरत मुनि का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था उसका नाम था नाट्य शास्त्र। क्या था भैया? नाट्य शास्त्र प्रमुख ग्रंथ था। अगला प्रश्न यहीं पर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? पश्चिमी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? तो आप लिखेंगे पश्चिमी हिंदी की कुल 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी है? पहली है खड़ी बोली, दूसरी है ब्रजभाषा, तीसरी है हरियाणवी, चौथी है बुंदेली और पांचवी आपकी कन्नौजी। ये सारी कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की ये सारी बोलियां हैं। वहीं पर आपसे ये भी पूछ ले रहे हैं कि पूर्वी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? तो आप लिखेंगे कुल मिलाकर 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और आपकी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आपकी पूर्वी हिंदी की जो है क्या है? बोलियां हैं। वहीं पर आपसे फिर पूछ ले रहा है कि राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो आप लिखेंगे राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। कौन सी है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और उसके बाद मालवी। ठीक है, ये आपकी 4 प्रकार की बोलियां जो हैं ये आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिर पूछ रहे हैं अगला प्रश्न, बांगर शब्द से किस बोली की व्युत्पत्ति हुई है? बांगर शब्द से तो आपको पता है कि बांगर शब्द से बांगरू बोली की क्या हुई है भैया? उत्पत्ति हुई है। इस तरीके से आप इसको बता दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीनतम भाषा क्या है? तो आप लिखेंगे संस्कृत जो है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय स्तर पर कितनी भाषाएं मान्य हैं? तो आप लिखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर कुल मिलाकर के 22। पहले आपकी 14 भाषाएं हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद आपकी 8 भाषाएं और जोड़ दी गई थी, तो कुल मिलाकर अब इस समय पे 22 भाषाएं हैं जो मान्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपसे यहां पर पूछ रहा है, कविराज मार्ग के रचनाकार का नाम बताइए। तो कविराज मार्ग के रचनाकार का नाम है, राष्ट्रकूट वंश के थे भैया। कहाँ के थे? राष्ट्रकूट वंश के नरेश थे। इनका नाम था नृपतुंग। क्या नाम था भैया? नृपतुंग। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि जीवन चिंतामणि क्या है? जीवन चिंतामणि महाकाव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो आप लिखेंगे जीवन चिंतामणि महाकाव्य के रचनाकार का नाम था, क्या था? तिरु तिरु तिरुतक तिरुतक देवर तिरुतक देवर नाम था। ठीक है, ये सारे जो है वहाँ के दक्षिण भारत के नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको हिंदी में लिखें तो ये थोड़ा पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आएगी, बस आप याद रखिए इस तरीके से। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अलाद चरित किस भाषा का ग्रंथ है? तो आप लिखेंगे अलाद चरित जो है भैया वो आपकी असमी भाषा का क्या है? आपका चरित्र है। ठीक है, असमी भाषा जो असम में बोली जाती है वहां का ये आपका क्या है? ये ग्रंथ है। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, किन्हीं 3 भारतीय भाषाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो 3 भारतीय भाषा कौन कौन सी आप लिख सकते हैं? कोई भी लिख सकते हैं, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला। ठीक है, उसके बाद तमिल, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो आप 3 कोई भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 22 भाषाएं हैं, 22 में से 3 कोई भी आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जैन कवियों द्वारा लिखा गया धार्मिक साहित्य कितने प्रकार का है? तो आप लिखेंगे जैन कवियों द्वारा लिखा गया धार्मिक साहित्य कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है भैया, जिसमें पहला प्रकार आता है कथा प्रबंधात्मक काव्य, दूसरा आता है उपदेशात्मक कार्य और तीसरा आता है रहस्यवादी। पहले में कथा कहा जाता है, दूसरे में उपदेश दिया जाता है और तीसरे में आपके रहस्य खोले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जो हैं क्या किए गए हैं भैया? साहित्य, धार्मिक साहित्य जैन धर्म में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जैन साहित्य के प्रमुख कवियों एवं उनके कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। तो जिसमें से पहला आपका आ जाता है स्वयंभू कृति। स्वयंभू द्वारा लिखा कौन सा आता है आपका? पौमचर्यू। पौमचर्यू जो है ये स्वयंभू द्वारा लिखा गया है। जैन साहित्य का जो है क्या है? एक कृत्य है। ठीक है, स्वयंभू द्वारा कृत है। फिर आपके आ जाते हैं पुष्पदंत कृत जो है महापुराण। पुष्पदंत ने एक महापुराण जो है लिखा, उसका नाम है, क्या नाम है? जसहरचर्यू। क्या नाम है? जसहरचर्यू। फिर आपके आ जाते हैं, एक मिनट, हाँ,
हाँ, यहाँ पे अगला आपका आ जाता है कनकामर मुनि। कनकामर मुनि कृत कनकामर मुनि कृत्य, मतलब कनकामर मुनि के द्वारा लिखा गया क्या आ जाता है, करकंड चर्यु। क्या आ जाता है, करकंड चर्यु आ जाता है। फिर अगला आपका आ जाता है, क्या आ जाता है भैया, महीभद्र सूरी। महीभद्र सूरी कृत्य जो है कौन सा आता है आपका, सनत कुमार चर्यु। कौन सा आता है आपका, सनत कुमार चर्यु। तो इस तरीके से आप जो है जैन साहित्य के प्रमुख कवियों का नाम और साथ ही साथ उनके जो है उनके द्वारा लिखे गए साहित्य या कृत्य का नाम भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पौम चर्यु किसकी कृत्य है, तो आप लिखेंगे स्वयंभू जी की है, ठीक है, जो अभी आपने ऊपर पढ़ रखा है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है जैन साहित्य की दो विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है, तो आप लिखेंगे जैन साहित्य की दो विशेषताएं। पहली कौन सी है, पहला है जैन साहित्य जो है वो साहित्यिक भी है और लोक भाषा मूलक भी है, मतलब कि जो वहाँ की लोक भाषा है उसका मूलक मतलब उसका मूल रूप से उपयोग किया गया है। फिर अगला प्रश्न बोल रहे हैं अगला प्रश्न कह रहे हैं, अगली जो विशेषता बता रहे हैं वो बता रहे हैं लोक भाषागत एवं लोक चेतनागत, मतलब लोक भाषागत एवं लोक चेतनागत प्रवृत्तियों जैन साहित्य में अधिकांश मिलती हैं। मतलब बोल रहे हैं लोक भाषा का तो सबसे पहली बात इसमें प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ लोक चेतना। लोक चेतना का मतलब हुआ कि लोगों को, वहाँ के आसपास के लोगों को जगाने का कार्य जो है इनकी कृतियों में आपको देखने को मिलेगा, इनके साहित्यों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है, छोटा हो गया पता नहीं कैसे, हाँ चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ होता है, तो आप लिखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास 7वीं सदी से क्या हो जाता है भैया, 7वीं सदी के मध्य से प्रारंभ होता है। 7वीं सदी के मध्य से ही क्या होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न पूछते हैं पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, इसमें कितने सर्ग हैं, तो आप लिखेंगे पृथ्वीराज रासो जो है ये किसकी है। बहुत ही चूंकि पॉपुलर ये क्वेश्चन है और लगातार पूछा भी जा रहा है और सभी को पता भी है, चंद्रबरदाई ने लिखी थी। किसने लिखी थी, चंद्रबरदाई, जिसमें पृथ्वीराज के बारे में बताया गया था और इसमें 69 सर्ग हैं, मतलब 69 सर्ग हैं, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए, तो आप लिखेंगे बीसल देव रासो के ग्रंथ के रचनाकार का नाम कौन सा है भैया, तो रचनाकार कौन थे, नरपत नाल है। कौन थे, नरपत नाल थे, तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि परमाल रासो किसकी कृति है। ठीक है, परमाल रासो किसकी कृति है, पहले तो आपको ये बताना है। फिर छंद विधान की दृष्टि से इसे किस छंद की शैली का काव्य कहा जाता है, मतलब बोल रहे हैं परमाल रासो, पहले बताना है कि ये किसकी कृत है और जो छंद विधान की दृष्टि है उसके हिसाब से देखें तो इसको किस छंद की शैली में हम रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे परमाल रासो ग्रंथ के प्रणेता कौन है, जगनिक जी हैं। कौन से हैं, जगनिक जी हैं। और छंद विधान की दृष्टि से देखें तो इसको हम आल्हा कहां पर रखते हैं भैया, आल्हा, एक मिनट, हाँ यहां पे आ जाएंगे, आल्हा छंद की शैली का ये काव्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका जवाब दे दीजिएगा। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ढोला मारूरा दूहा। ठीक है, ढोला मारूरा दूहा किस प्रकार का काव्य है और इसके रचनाकार का नाम बताइए, तो ढोला मारूरा दूल्हा लोक भाषा परक काव्य है। लोक भाषा मतलब कि जो वहाँ की नॉर्मल बोली थी, आप एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें लिखा गया ये काव्य है। इसकी रचना 11वीं सदी में किसने की थी, राउल वेल कवि ने की थी। किसने की थी, राउल वेल कवि ने की थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हिंदी में किसकी पहेलियां, ठीक है, और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, मतलब बोल रहे हैं हिंदी में अगर देखें तो किसकी पहेलियां और मुकरियां आपको प्रसिद्ध देखने को मिलेंगी, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आपको देखने को मिलेगी किसकी, अमीर खुसरो की देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वंदे मातरम किस उपन्यास से उद्गृत है, मतलब कौन सा ऐसा उपन्यास था जहां से वंदे मातरम जो है एक कविता ये ली गई है, या आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का क्या है, ये राष्ट्रीय गीत है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा वंदे मातरम है ये आनंद मठ उपन्यास से उद्गृत है। आनंद मठ उपन्यास था, वहीं से ये हमारा लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि बांग्ला भाषा के आदि युग का निदर्शन किस कृत से प्राप्त होता है, तो आप लिखेंगे जो बांग्ला भाषा है उसके आदि युग का जो निदर्शन है आपको, वो आपका
चार्यापद से प्राप्त होता है, चार्यापद में प्राप्त होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है बांग्ला भाषा की प्रचलित बोलियों के नाम आपको लिखने हैं। तो प्रचलित बोलियां कौन सी है? पहली आ जाती है राढ़, दूसरी आ जाती है पूर्व बंग, तीसरी आपकी आ जाती है वरेंद्र भूमि और चौथी आ जाती है कामरूप। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की बोलियां हैं, इनको आपको यहाँ पर लिख देना रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है बांग्ला में पुस्तकीय भाषा के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो आप लिखेंगे बांग्ला भाषा में जो पुस्तकीय बांग्ला में जो पुस्तकीय भाषा है उसके लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो आप लिखेंगे साधु भाषा, साधु भाषा का जो है यहाँ पर नाम प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि मनसा काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो मनसा काव्य के रचनाकार आपके कौन थे? विजय गुप्त जी थे। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे फिर पूछ रहा है कि धर्म मंगल, क्या पूछ रहा है? धर्म मंगल काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो आप लिखेंगे धर्म मंगल काव्य परंपरा का प्रथम कवि मयूर भट्ट जी को माना जाता है। किसको माना जाता है भैया? मयूर भट्ट जी को माना जाता है। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहे हैं कि कृतवास, ठीक है, कृतवास ओझा कृत रामायण बांग्लियों का कैसा काव्य है? तो आप लिखेंगे भैया ये कैसा है? जातीय काव्य है। कैसा है? ये आपका जातीय काव्य है, आपको यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कंब रामायण, ठीक है, क्या पूछ रहा है? कंब रामायण किस भाषा में रचित है? तो आप लिखेंगे कंब रामायण जो है वो तमिल भाषा में लिखा गया एक काव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि भारतीय साहित्य की 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो भारतीय साहित्य में नाथ साहित्य की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है और दूसरी प्रेमाख्यान, ठीक है, प्रेमाख्यान काव्य की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो 2 ये प्रकार की विशेषताएं आपको भारतीय साहित्य में देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बलराम दास कृत रामायण किस भाषा में लिखा गया है? तो बलराम दास द्वारा लिखा गया रामायण जो है वो कौन सी भाषा में है? उड़िया भाषा में है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, कौन सी भाषा में है? उड़िया भाषा में है। अगला प्रश्न आपसे यहीं पे पूछ रहा है कि मालाधर वसु कहाँ के निवासी थे? तो आपको यहाँ पर बताना है मालाधर वसु बंगाल के, ठीक है, कहाँ के भैया? बंगाल के वर्धमान जिले के निवासी थे। कहाँ के थे? वर्धमान जिले के निवासी थे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है परागली महाभारत किसकी कृत है? तो आप लिखेंगे परागली महाभारत जो है वो आपकी कबींद्र परमेश्वर की है। किसकी है? कबींद्र परमेश्वर जी की है। अगला प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है चंडीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो आप लिखेंगे चंडीदास की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है श्री कृष्ण कीर्तन। क्या नाम है? श्री कृष्ण कीर्तन चंडीदास जी की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है बंगला साहित्य का आदि कवि किसे माना जाता है? तो आप लिखेंगे भैया चंडीदास को बंगला साहित्य का आदि कवि माना जाता है। किसको माना जाता है? चंडीदास जी को माना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है महाभारत का बंग भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप लिखेंगे महाभारत का बंग भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? संजय ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि चंडीदास का प्रेम किससे था? तो आप लिखेंगे चंडीदास जी का जो प्रेम था वो किससे था भैया? रामी धोबिन से था। किससे था? रामिन धोबी से था। तो आपको यहां पर ये सारी प्रश्न अगर आपसे पूछ ले रहा है तो लगातार आपको लिखते चले जाना है और वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो चीजें आराम से आपको रट जाएंगी। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस आपको देखना और सुनना है। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आराम से आपको चीजें रट जाएंगी। अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मनसा मंगल के रचनाकार का नाम बताइए। तो आप लिखेंगे मनसा मंगल के रचनाकार कौन है? आपके नारायण देव जी हैं। कौन है? नारायण देव जी हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मधुसूदन का पूरा नाम क्या था? तो मधुसूदन का पूरा नाम था भैया क्या? माइकल मधुसूदन दत्त। क्या था? माइकल मधुसूदन दत्त इनका पूरा नाम था। किसका? मधुसूदन जी का। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है रविंद्रनाथ ठाकुर को किस रचना पर नोबेल पुरस्कार मिला था भैया? तो इनको गीतांजलि पर जो है क्या दिया गया था? इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ ठाकुर जी को। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पाठ्यक्रम में कौन सा उपन्यास जो है संकलित है? तो आप बता देंगे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गोरा हमारे पाठ्यक्रम में क्या है भैया? संकलित है, रखा
रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि घासी राम कौन है, तो आपको यहाँ पर बताना है घासी राम कन्नौज का एक ब्राह्मण है। क्या है भैया? कन्नौज का एक ब्राह्मण है। गौरी के पिता का क्या नाम था भैया? तो आप लिखेंगे गौरी के पिता का नाम जो है घासी राम है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लिखेंगे घासी राम को पाप वृत्त वाला किसके कारण बनना पड़ा? घासीराम को तो पुलिस के द्वारा जो है इनको क्या बनना पड़ा? पाप वृत्त, मतलब पाप करने वाले की तरह इनको क्या करना पड़ा? बनना पड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि घासीराम कोतवाल कौन है, तो आप लिखेंगे घासीराम कोतवाल क्या हैं? खलनायक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है घासीराम कोतवाल किस भाषा का नाट्य है, तो आप लिखेंगे जो घासीराम कोतवाल है ये मराठी भाषा का एक नाटक है। ठीक है, इस तरीके से आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ब्राह्मणियां किसके साथ नाचती हैं, तो आप लिखेंगे ब्राह्मणियां सिंधे शाही पगड़ी धारकों के साथ क्या करती हैं भैया? नाचती हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है पूना को क्या कहा जाता है, तो आप लिखेंगे पूना को पुण्य नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुण्य नगरी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पर आपके सामने आ रहा है, पूछ रहे हैं कि घासीराम पूना में किसका राज्य अभिषेक करना चाहता था, तो घासीराम कोतवाल पूना में सुअर का राज्य अभिषेक करना चाहता था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि घासीराम कोतवाल किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे घासीराम कोतवाल नाटक के रचनाकार विजय तेंदुलकर जी हैं। कौन है भैया? सचिन तेंदुलकर के बड़े भाई विजय तेंदुलकर जी। मजाक है, सचिन तेंदुलकर के भाई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि घासीराम कोतवाल किस पर आधारित नाटक है, तो आप लिखेंगे घासीराम कोतवाल ये आपके किंवदंतियों पर आधारित है, किंवदंतियों पर आधारित है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि वेद में भारत का क्या अर्थ है, तो आप लिखेंगे वेद में भारत का अर्थ बताया गया है सूर्य का अवलोक। क्या बताया गया भैया? सूर्य का अवलोक बताया गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मध्यकाल की प्रसिद्ध तमिल कवयित्री का नाम बताइए, तो जो है वो क्या था? आंडाल। क्या था भैया? आंडाल नाम था किसका? मध्यकाल की प्रसिद्ध तमिल कवयित्री थी। ठीक है, कवि नहीं थी, कवयित्री थी, फीमेल थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बाउल गान कहाँ से संबंधित है, तो आप लिखेंगे बाउल गान जो है वो बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि फारसी रचनाओं का बंगला अनुवाद किसने किया था, तो आप लिखेंगे आला औल ने जो है फारसी रचनाओं का बंगला में जो है क्या किया था? अनुवाद किया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेघनाद वध किसकी रचना है भैया, तो मेघनाद वध जो है वो माइकल मधुसूदन जी की रचना है। ठीक है, किसकी है? माइकल मधुसूदन जी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है रविंद्रनाथ टैगोर की प्रथम कृति कौन सी है, तो आप लिखेंगे जो है ज्ञानांकुर जो है ये किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की पहली कृत है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है साहेब बीबी गुलाम किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे साहेब बीबी गुलाम जो है वो बिमल मित्र की रचना है। किसकी है भैया? बिमल मित्र की रचना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पाथेर पांचाली किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी की जो है ये कौन सी है? आपकी पाथेर पांचाली। ठीक है, पाथेर पांचाली जो है किसकी है? विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि बंगला साहित्य के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए, तो आप लिखेंगे बंगला साहित्य का प्रथम उपन्यास जो है किसने लिखा था? ये लिखा था दुर्गेश नंदिनी जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि काजी नजरुल इस्लाम की रचना का नाम बताइए, तो काजी नजरुल इस्लाम की रचना का नाम क्या था भैया? अग्निवाणी था। क्या था? अग्निवाणी था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि नाथ साहित्य के कितने नाथों की गणना की जाती है, तो आप लिखेंगे नाथ साहित्य में 9 नाथों की गणना, मतलब 9 नाथों को गिना जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आप लिखेंगे नाथ पंथ का प्रवर्तक गोरखनाथ जी को माना जाता है। अगला प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ ले रहे हैं कि गोरखनाथ के प्रमुख ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए, तो गोरखनाथ के प्रमुख ग्रंथ कौन से थे? गोरख बोध था, गोरख संवाद था, गोरख दत्त
गोरठी था, ठीक है, निरंजन पुराण था और गोरख सागर, और भी पुराण और भी ग्रंथ थे, लेकिन इतने ग्रंथ इनके मुख्य हैं जो आपके यहाँ पर बता दिए गए हैं। अगला और आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बिहारी की मुख्य बोलियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो आप लिखेंगे बिहारी की जो मुख्य बोलियां थी वो कौन सी थी? भोजपुरी, मगही थी और मैथिली थी। ठीक, कौन थी? बिहारी जी की जो महत्वपूर्ण बोलियां थी वो भोजपुरी, मगही और मैथिली थी। आई होप आपको ये सारा का सारा जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।